सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सजेस्टेड जो आंसर शीट होती है लॉ की, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चे ने 61 मार्क्स को स्कोर किया है 100 में से। मेरे पास एक और कॉपी थी जहाँ पे बच्चे ने 68 मार्क्स स्कोर किए थे। एक ने 70 किया था, बट उसमें थोड़ा सा हैंडराइटिंग से रिलेटेड इशू था, इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसी कॉपी लेके आता हूँ जहाँ पे प्रेजेंटेशन अपने को समझ जाए और अपने को ये समझे क्या लिखना है। सभी लोगों का प्रेजेंटेशन का सेम तरीका है, क्योंकि तीनों फाउंडेशन हमसे पढ़े हुए हैं और इंटर भी हमसे ही कर रहे हैं। तो उन्होंने मैंने मतलब कहा था, तो ऐसे कि इसके अंदर कुछ बच्चों ने और कुछ बच्चों ने खुद से बुलाई थी आरटीआई की कॉपीज, तो उन्होंने मुझे भेजे थे। तो ये वो कॉपी है बेटा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स की, जिसके अंदर मतलब आप इसको समझ सकते हैं एकदम बढ़िया से क्या लिखा गया है, कैसा लिखा गया और इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, मैं वो भी आपको बताते हुए चलूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहली बात तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा, इन केस अगर किसी का भी सितंबर का अटेम्प्ट है अभी आने वाले समय के अंतर्गत। तो ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे अपना पेपर है बेटा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स हैं, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स भी हम लोग देखेंगे और बच्चे ने क्या आंसर लिखा है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सर, आ जाओ यहाँ पे, ध्यान दो। अच्छा, मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चों को सजेस्टेड आंसर की पता नहीं, आई डोंट नो, इनको साइट से डाउनलोड नहीं हो पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सजेस्टेड आंसर्स को अपलोड कर दिया हो। ठीक है ना। तो ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए इंद्रेश गांधी नाम से, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये है बेटा सजेस्टेड आंसर्स, है ना। तो ये जो सजेस्टेड आंसर्स है आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बिंदास तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना इसकी पीडीएफ को और आप देख लेना। कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ पे अपलोड किया था। ठीक है, चलो सर, अब आ जाएंगे सारे लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 1A से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे, आर ओन्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, आर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को ओन करता है। फिर देखो क्या बोला जा रहा है, P visited P visited the store to buy the water purifier priced at 54,000। अब P क्या करता है, स्टोर को विजिट करता है और 54,000 का वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए वो जाता है। ही स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड R फॉर द वाटर प्यूरिफायर विद द कॉपर फिल्टर। वो R से कहता है मुझे क्या चाहिए, वाटर प्यूरिफायर चाहिए। कौन से फिल्टर, देख लो, कॉपर फिल्टर का वाटर प्यूरिफायर चाहिए। As P wanted to buy the purifier on credit with the intention of paying 9 equal monthly installments, R demands the guarantor for the transaction. As the friend of P came forward and इसने गारंटी दिया बेटा किसके बिहाफ में, यहाँ पे P के बिहाफ में R को गारंटी दिया। R ने वाटर प्यूरिफायर बेचा एक स्पेसिफिक ब्रांड का, P ने उसका पेमेंट कर दिया 4 इंस्टॉलमेंट्स का और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 4 पेमेंट दिया फिर इंसॉल्वेंट हुआ। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस द लाइबिलिटी ऑफ एस, क्या यहाँ पे बैलेंस वो पे करेगा क्या, तो इसका जवाब होता है बिल्कुल बिल्कुल सर, बैलेंस यहाँ पे वो पे करने वाला है। क्या, बोलो मुझे जल्दी से, क्या बैलेंस यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा, ये अपने को यहाँ पे आंसर में बताना है। चलो ठीक है सर। अब अगला देखो, क्या व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा। अगर आर ने सोल्ड किया यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट करके कॉपर फिल्टर, जबकि उसके अंदर नहीं था और पी और आर किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था, तो ऐसे केस के अंदर अब क्या एस लायबल होगा क्या, उसके बारे में सवाल बोला गया। तो देखो, अगर सबसे पहली बात तो अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करके करते हो तो ऐसे केस के अंदर नहीं चलता है बेटा। बाकी आप यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, बाकी जगह उसकी लाइबिलिटी रहने वाली है क्या, बिल्कुल बिल्कुल रहने वाली है। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं इन्होंने क्या क्या सेक्शन लिखे, सबसे पहले इन्होंने बोला सेक्शन 126 आएगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया इन्होंने, कि गारंटी का मतलब क्या होता है ये बताया है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो, फिर बोला गया सेक्शन नंबर 128 को डिफाइन किया, जहां पे बोला कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है ये को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो पहले सिचुएशन के अंदर जितना भी बैलेंस अमाउंट है 30,000 को पे करना पड़ेगा, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट्स या 4 इंस्टॉलमेंट हो गई थी 6,000 वाली, यानी कि सीधी सी बात है 24,000 दे दिया, 54 का ये था, तो 30,000 का बैलेंस पे करना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन के अंदर मिस रिप्रेजेंट किया गया तो सेक्शन नंबर 142 आने वाला है, जो ये कहता है कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन करके अगर आपने नॉलेज को ऑब्टेन किया है तो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो एक गारंटी इनवैलिड मानी जाएंगी। और यहाँ पे सेक्शन नंबर 143 ये कहता है कि गारंटी ऑन विच क्रेडिटर हैज ऑब्टेन
बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस भी इनवैलिड होती है। अब यहाँ पे जितने भी सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारे अगर ये प्रोविजन लिखता तो इसको 4 नंबर मिलते और 2 नंबर मिल जाते यहाँ पे कंक्लूजन के। ऐसा 6 मार्क का मेरे हिसाब से 6 या 7 नंबर का ये सवाल यहाँ पे पूछा गया था। 7 नंबर तो सीधी सी बात है, बहुत लंबा, अच्छा लंबा चौड़ा इसका आंसर देखो यहाँ पे, एकदम कंक्लूजन वनक्लूजन को समझा के इसको लिखना है बेटा, तो सीधी सी बात है 7 नंबर का तो कभी भी बनता ही है। ठीक है, अब देखो क्या सर आंसर क्या लिखा गया, एज पर द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हो सकता है इसको सेक्शन नहीं ध्यान में आते हो, तो मैं कहता हूं अक्सर कि आप ऐसा लिख दो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो एक्ट एप्लीकेबल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाला होता, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डाला होता तो भी चल जाता, पर ठीक है डायरेक्टली प्रोविजन के साथ मर्ज किया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस ऑन द डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इज नोन एज, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को एक्सप्लेन किया। फिर बोला ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, ठीक है लिख दिया, समझाने की जरूरत नहीं थी। ये सेकेंडरी अनकंडीशनल, समझाने की जरूरत नहीं थी। अब डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया या कंसीलमेंट से, तो इसके ऊपर बराबर 1 मार्क दिया, गारंटी के ऊपर बराबर 1 मार्क दिया यहाँ पे। और फिर इन्होंने क्या किया, सीधा कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया, तो कंक्लूजन का एक एक नंबर मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसके सजेस्टेड में एक्सप्लेन करना चाहिए था कौन सा, 128 भी को एक्सटेंसिव वाला अगर एक्सप्लेन करते तो 1 मार्क मिलता, ये कैलकुलेशन समझाते तो 1 मार्क मिलता अमाउंट का, और यहाँ पे अगर 143 वगैरह समझाते कीपिंग साइलेंस का तो ये 1 नंबर मिलता, यानी कि पूरे 7 नंबर ऐसे मिलते हैं। बच्चे बोलते हैं ना कि मैंने पूरा लिखा और मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता है। इनके जो आंसर्स होते हैं वो बाकायदा प्रॉपर डिवाइडेड होता है बेटा, कि कहाँ पे कितना मार्क्स आपको देते हुए चलना है, और अगर आप वो पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वो पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलता है। सर फैक्ट ऑफ द केस के अलग से मार्क्स मिलते हैं क्या, मैं पहले ही कहता हूं आपसे, फैक्ट ऑफ द केस के कभी अलग अलग नंबर नहीं मिलते आपको, बट ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतरीन करता है। जब आप ये लिखोगे ना तब आपके ये आंसर्स को बहुत प्रॉपर बनाता है ये, इसलिए हम लोग फैक्ट्स ऑफ द केसेस को लिखते हैं कभी भी। समझ रहे हैं आप बात को, क्या सारे लोग समझे। अभी हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज चल रही है बेटा, है ना, यूट्यूब के ऊपर मैं ये सीरीज ले रहा हूं जहां पे मैं आप लोगों के साथ यूनिट वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। मैं इस कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी लिंक डाल दूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की, उसमें मैं बाकायदा बताते हुए चल रहा हूं आपको कि कैसे आपको आंसर को लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ, अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओ। हम लोग मेनली प्रेजेंटेशन और कुछ आंसर्स को, मैक्सिमम आंसर को हम डिस्कस करते हैं, कुछ को लिख के देखते हैं, यही उसका पर्पज होता है कि आपको समझे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है आखिर। ठीक है, ओके सर, चलिए आ जाओ यहाँ पे ध्यान दो। अब मैं बात करूंगा आपके साथ कंपनीज एक्ट 2013 का 1B वाला जो सवाल है उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे 1B वाला सवाल देखो, एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, मतलब एबीसी का कैपिटल कितना है, 10,000 शेयर है इसके पास 10 रुपए के, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, जून 23 में एबीसी लिमिटेड ने इशू किया एडिशनल 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और 10,000 इशू किया। मतलब मुझे एक बात बताओ, एबीसी के टोटल शेयर कितने हो गए मार्केट में, 20,000 हो गए, ठीक है, ओके सर। अब आउट ऑफ 10,000 शेयर 5,000 वेर इशूड टू XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब पहले जो 10,000 थे ना, XYZ के पास कितने पड़े हुए, 5,000 बेटा पड़े हुए किसके, एबीसी के, ओके ठीक है। XYZ इज होल्डिंग ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। XYZ क्या है बेटा, ये होल्डिंग है, किसकी होल्डिंग है, PQR की होल्डिंग है ये, ठीक है ना, ओके सर। हैविंग कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके पास कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है PQR का, ठीक है, ये भी ठीक है। PQR प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्स अ स्टेटस ऑफ बीइंग सब्सिडरी ऑफ एबीसी एज बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ XYZ। तो ये बोलता है कि मैं किसका सब्सिडरी हूं, मैं PQR, मैं एबीसी का भी क्या हूं, बताइए जल्दी से, सब्सिडरी हो करके, ऐसा इनका कहना है PQR का। सबसे पहली बात तो एबीसी खुद सब्सिडरी नहीं है बेटा, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर 5,000 शेयर्स है और डिवाइडेड बाय अगर मैं 20,000 करता हूं यहाँ पे, तो शेयर कितने हो गए, मुझे एक बात बताओ, 20% हुए। अब बताओ ना, तो 20% से क्या होता है जी, अरे कुछ नहीं होता है सर, सॉरी 25% हुआ, तो 25% से क्या होता है, एसोसिएट होता है, बाकी सब्सिडरी थोड़ी बन सकती है यहाँ पे। XYZ, ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप बताना है, एबीसी और XYZ का रिलेशनशिप बताना है, तो सब्सिडरी रिलेशनशिप है, सॉरी एसोसिएट, क्या हो गया है मेरे को, एसोसिएट रिलेशनशिप है इसके बीच में, राइट। ये वैसे हमने डिस्कशन पेपर कर लिया है हमारा, बट ठीक है, चलो सर, अब इसके आंसर को यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है, चलो देखते हैं। देखिए सबसे पहले होल्डिंग कंपनी को बताया होल्डिंग क्या होता है करके,
फिर सब्सिडरी कंपनी को बताया इन्होंने। इस केस के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 10,000 शेयर्स है बेटा, इसमें से 5,000 वगैरह है करके, है ना। तो 5,000 की अगर मैं बात करूं आपके साथ, यहाँ पे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सिडरी करके इन्होंने बताया कि सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि 25% ही होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बट सिंस XYZ सब्सिडरी नहीं है, तो ऐसे कि इसके अंदर क्या वो इसकी सब्सिडरी बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। तो क्या हो सकता है, फिर इन्होंने एसोसिएट कंपनी को डिफाइन किया, एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया, और फिर बोला कि ये एसोसिएट कंपनी है करके। आप समझे बात को। तो इसका ये क्वेश्चन भी अच्छे नंबर के लिए है आपको, है ना, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन है बेटा। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये सब्सिडरी की डेफिनेशन के ऊपर 1 मार्क दिए होंगे आपको। फिर ये पूरा समझाना, तामझाम करना, इसके लिए पूरा दिए होंगे 1 नंबर आपको। और ये जो PQR है, ये जो कंट्रोलिंग कंपोजिशन का क्राइटेरिया, इसको 1 नंबर इन्होंने दिए होंगे कि कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन है तो उनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो सकता है करके। अब ये जो है ना, अब ये जो एसोसिएट कंपनी, इसको समझाने का 1 नंबर दिए, और इसको बताने का आपको 1 नंबर ऐसे इन्होंने यहाँ पे लिखे होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का भी 1 नंबर अलग से इन्होंने दिया होगा इसके अंदर। अब कैसे मुझे पता चला, मैं ये आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए क्या सर, जैसे देखो, इन्होंने सब्सिडरी कंपनी, एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं, सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया, बहुत अच्छी बात है, एकदम बढ़िया आंसर लिखा। ठीक है, अब देखो क्या, अब देखिए सब कुछ लिखा, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रॉपर सब्सिडरी की डेफिनेशन देखिए। अब देखो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये PQR प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बारे में फैक्ट्स डाले। अब कंक्लूजन में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नॉट अ सब्सिडरी। अब जब ये नॉट सब्सिडरी लिखा है तो बहुत बारीक में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने अंडरलाइन किया है। आप भी बेटा अपने आंसर को ऐसे अंडरलाइन करेंगे पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो हमेशा अपने आंसर को प्रेजेंट करते वक्त अंडरलाइन कीजिएगा। इसके बाद देखो, ये एक एसोसिएट कंपनी, इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इसको डिफाइन कर दिया। अब हुआ क्या, देखो यहां पे तो इनको बराबर नंबर मिल गए कि ये सब्सिडरी है, वो सब चीजें। लेकिन अगर एसोसिएट की डेफिनेशन पूरी लिखा होता, समझना बात को, अगर एसोसिएट की डेफिनेशन पूरी लिखा होता और वहां पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता, तो शायद ये नंबर 5 से 6 मिलते या 7 मिलते। 7 का मुझे नहीं लगता है, पर 6 नंबर जरूर मिलते थे यहाँ पे। अब समझ रहे हैं क्या। तो एक वो जो एसोसिएट की डेफिनेशन पहले आनी चाहिए थी, वो मिसिंग हो गई। वो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन लोग आंसर लिख डालते हैं और उसके बाद अपने को क्लिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर एसोसिएट की डेफिनेशन वो नीचे लिख देते ना, तो प्रॉपर हो जाता। बट शायद उन्होंने सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को समझाया मेरे हिसाब से। नहीं, वैसे एसोसिएट की डेफिनेशन दिया है, बट देखो उन्होंने वही ना कंक्लूजन के अंदर डाल दिया, और इसको वो हाईलाइट नहीं कर पाए। अगर इसमें देखो, यहाँ पे 1 नंबर मिलना ही चाहिए था। आप समझना बात को, 1 नंबर डिजर्व करता है ये बच्चा। क्यों डिजर्व करता है? क्योंकि डेफिनेशन लिखा है। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान नहीं गया है उनका। और इसको भी है ना, एक गलती ये हो गई प्रेजेंटेशन में कि ये साथ में लिख दिया। अगर शायद ये ऐसा अलग से डिस्क्लोज करके लिखता, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 और नंबर इसको मिल जाता था आंसर के अंदर। ठीक है, बट 5 नंबर आया, स्कोर ओवरऑल अच्छा है तो ठीक है। बट यहाँ पे 1 नंबर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे को मिस्टेक लग रही है इंस्टीट्यूट की, क्योंकि आंसर में सब कुछ चीजें इन्होंने दे के रखा है। आप लिटरली देखेंगे, हर वो चीज मेंशन्ड है जो होना चाहिए आंसर में। बस प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो पर उसके लिए 2 मार्क काटना, ये भी थोड़ा ठीक बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब ये देखो, तीसरा सवाल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो तीसरा सवाल क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा सवाल देखो कैसा डाला गया। अब यहाँ पे बोला गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, येट देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिसेबिलिटीज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन विच हैव परस्यूसिव प्रेशर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इनका कहना है, ठीक है, अब ध्यान दो, still there are some cases where non registration of firm does not affect certain rights। क्या बोला है यहाँ पे, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कुछ राइट्स को अफेक्ट नहीं करता। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म भी है ना, तो कुछ राइट्स हमारे अनअफेक्टेड रहते हैं। हमको वो राइट्स के बारे में जानना है। अब आप देखेंगे, मैं अब इसका आंसर बताता हूं। तो सबसे पहले इन्होंने डिसएबिलिटीज लिखा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये पूछा ही नहीं था, आपने डालना ही नहीं चाहिए था। तो देखो कुछ भी नंबर नहीं दिया गया, बोले जरूरी ही नहीं था। फिर ये लिखा, हाउएवर सर्टन केसेस जहां पे नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट। तो जो केसेस डाले उसमें 3 पॉइंट रिलेवेंट था, 1 पॉइंट फेंका हुआ था। तो 3 पॉइंट के बराबर से 3 नंबर इनको मिले होंगे। यस सर, देखो 1C का 3 नंबर इनको मिले। समझ रहे आप बात को, है ना। तो इसमें अब देखो क्या हुआ,
टाइम भी गया और आंसर के मार्क्स भी नहीं मिले। तो इट्स बेटर आपने उतना ही लिखना है जितना जरूरी है। बहुत से लोग ये हवाबाजी बनाते हैं बेटा कि 4 मार्क का अगर सॉल्यूशन आया ना 2 पेज तो भर के आना ही है। अरे काय का भर के आना है, बीकॉम थोड़ी चल रहा है बेटा यहाँ पे। आप समझना, जितना आंसर है उतना ही लिखेंगे ना राजा बेटा, तो उतना ही लिखने का। मैं जानता हूं कि ये आंसर ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ने जबरदस्ती फेंक किया है, वो वहां पे है ना थोड़ा सा मिसक्लिक हो जाती है चीजें कभी कभार। अब इसका अर्थ क्या है कि अब देखो यार, एग्जाम जो होते हैं वो एक अपन प्रेशर में दे रहे होते हैं वहां पे। तो अब एग्जैक्टली अपने को कभी कभार एक आधा कोई क्वेश्चन हटके आ गया ना तो अपने को क्लिक नहीं होता है कि एग्जैक्टली किसके ऊपर ये बात कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इसने सेफ साइड लिख दिया था। ऐसा नहीं, होशियार बच्चा है, मेरे को पता है ना, इंटर में पढ़ता है तो समझ में आता है ना अपने को। तो ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि आपने टेंशन नहीं लेना है। होता है कभी कभार एक आधे क्वेश्चन में ज्यादा लिख देते हैं, कभी कभार अकाउंट्स में भी हो जाता है, अपन गलत सॉल्व कर लेते हैं। इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, वो पार्ट एंड पार्सल होता है पेपर के अंदर। बट आपने कोशिश करना है कि जब तक आप डायरेक्ट जो जिसका आंसर है वही वहां पे लिख के आएंगे। क्या? हाँ सर, वही वहां पे लिख के आ जाएंगे। बराबर है क्या? यस सर। चलो अब मैं चलता हूं किसके ऊपर, अब मैं चलता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है ना, या क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। आइए, अच्छा देखो, मैं एक और चीज बताता हूं हमेशा कि हमेशा आपने क्या करना है, आंसर को ऐसा यहाँ पे लाइन में लिखना है। आप इधर कोने में घुसाड़ के मत लिखना वहां पे आंसर क्या होना चाहिए। आप देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन, तो देखो एक्ट एप्लीकेबल अलग से लिखा, प्रोविजन अलग लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, फैक्ट ऑफ द केस अलग लिखा, कंक्लूजन लिखा। वैसे आप दोनों को मर्ज करके लिखोगे तो भी चलेगा, बस अलग अलग पैरा में कर देना उसको, तो वही होता है उसका मतलब। इसके ऊपर वैसे भी अलग से मार्क नहीं होते, बट ये प्रेजेंटेशन को बेहतरीन कराता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे मार्क्स लाते हैं। मैं यही बताता हूँ आपको, क्लासेस के दरमियान हमारी जितनी भी रेगुलर क्लासेस में हमने प्रैक्टिस की है, यही सब तो अपन ने डिस्कस किया है बेटा। यही सब तो आपको बस उसको अमल करना है, आपको उसको लागू करना है। सुनने में बड़ा मस्त करते प्रैक्टिस, पर एग्जाम में वो चीजें लागू नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मुन्ना? ऐसा नहीं चल सकता है ना। तो बस उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, उसके बारे में बात किया है। चलिए बेटा, यहाँ पे आंसर देखेंगे, एक एक चीजों के रिगार्डिंग पढ़ेंगे अभी। आओ सारे के सारे लोग ध्यान दो यहाँ पे, देखो क्या सर, पार्ट ए के ऊपर चलता हूं मैं। PQR formed a partnership agreement to operate motor buses along with the specific route duration 12 years. ठीक है। After operating the business for 4 years, it was observed that business incurred losses each year. हर एक ईयर में लॉस हो रहा है बेटा। Despite these, P is determined in continuation the business for the remaining period. ठीक है सर, अब यहाँ पे P ने बोला ठीक है, डिस्पाइट दिस वो क्या करेगा, रिमेनिंग पीरियड। एग्जामाइन विद रेफरेंस टू पार्टनरशिप एक्ट, कैन P insist to continue the business? If so, what options are available to Q and R who are reluctant in continuing with the operation? Reluctant का मतलब होता है जिनकी इच्छा नहीं हो रही है, who are not eager in continuing with the operation। तो वो लोग क्या करे करके ऐसे केस के अंदर, ठीक है। चलिए सर, आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो दोस्तों, अब सारे के सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। आइए, क्या बोला जा रहा है ना। हाँ, चलो चलो चलो, ये देखो, ये है एक्ट एप्लीकेबल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। फिर देखो यहाँ पे प्रोविजन लिखा गया है, फर्म कैन बी डिसॉल्व विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। और विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट मतलब ये म्यूचुअली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होगा, व्हेन एडजुडिकेशन ऑल या एक्सेप्ट वन, यानी कि अगर मान लो एक को छोड़े बाकी सारे पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए या कुछ, या ऑन कंटिजेंसीज जैसे कि फिक्स टर्म और ये सब चीजों के ऊपर यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट इस केस के ऊपर। जैसे देखो, अगर परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया, माइंड हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने डाल के रखा है, ठीक है ना। ओके सर, अब अलग अलग ग्राउंड्स बताए इन्होंने, जस्ट एंड इक्विटेबल कौन से ग्राउंड्स होंगे, लॉस ऑफ सब्सटाइम, और वो सब सारे पॉइंट्स डाल दिया धनाधन धनाधन यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब अगर आप कंक्लूजन देखोगे तो क्या बोला है, P यहाँ पे इंसिस्ट कर सकता है, कंटिन्यूअस पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। P तो यहाँ पे इंसिस्ट कर सकता है, इतना कंफर्म हो गया। Q और Y यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेज में चल रहा है। समझना आप बात को, अगर लॉसेज में फर्म चलती है बेटा, अगर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ लॉस है तो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है क्या कि बंद करो तुम्हारे इसको। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है, इस बात का ध्यान रखना, 100% यहाँ पे कर सकता है। 4 नंबर का सवाल है और बच्चे को 3 मार्क मिले हैं। मेरे हिसाब से 4 में से 4 मिलने चाहिए थे। लिखा सब कुछ है बेटा इसके अंदर, लिटरली सब कुछ डाल दिया है इसके अंदर। फिर भी एक बार इनके सजेस्टेड में देखते हैं, इनको और क्या चाहिए था, पता तो चले। तो देखो,
शायद सेक्शन मिसिंग होगा, इसलिए बेटा 1 मार्क काटा होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे नहीं काटते हैं लोग, वो क्या है कभी कभार वो मैं बोला ना वो मूड पे होता है, फिर एग्जामिनर के थोड़ा सा मूड वाला काम हो जाता है, ऐसा मेरे को फील हुआ भी ये आंसर में। तो आप देखो ना यार, मतलब जेन्युइनली आप बताओ, आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, जेन्युइनली आपको लगता नहीं इसके अंदर पूरे मिलने चाहिए थे? मतलब वो बच्चे ने कितना लिखा रे भाई, सब कुछ डाल दिया यार उसने, ले बोले तू पूरा पूरा रख ले, है ना। पार्टनर को यहाँ पे डिसॉल्व देता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, है ना। देखो ये पॉइंट डाला था उसने, ये कोर्ट को अप्लाई कर सकता है ना। और बस यहाँ पे इन्होंने डाल दिया कि देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप कर सकते हो, यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट से करो, या दूसरा कोर्ट को अप्लाई करके भी आप क्या करवा सकते हो, बंद करवा सकते हो। आई थिंक सो बस सेक्शन नंबर मिसिंग है, इसलिए बस 1 मार्क काटा है उन्होंने, बाकी नहीं तो बाकी सवाल ही नहीं बनता मार्क्स काटने का 1 नंबर, कोई जरूरी नहीं था। या कभी और होगा कि जान दे काट लेता हूँ करके, है ना, ऐसा होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो यार यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता 1 मार्क काटने का इसमें, ठीक है। चलिए सर आओ, उसके बाद देखिए क्या, फिर देखेंगे अगला 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 ए का सेकंड पोर्शन। A and B operate as a textile merchant in the partnership. Mr. A finances the business and is a sleeping partner. In the regular course of business, B acquires certain fabric goods belonging to C. However, B is aware that these goods are stolen property. B को पता था ये goods stolen property है. Despite this knowledge, B proceeds to purchase and sell some of these stolen goods. Moreover, B records the proceeds from these sales in the firm's books. Now, A want to avoid liability towards the C on the ground of misconduct by B. तो in the light of the provision of partnership, discuss करो liability of A, B and C के बारे में यहाँ पे बात करो। तो देखो क्या सेक्शन 25 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है यहाँ पे कि पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल रहते हैं, पार्टनर जब वो पार्टनर के इसके अंदर है। लेकिन 26 कहता है कि फर्म इज लायबल सेम एक्सटेंट में, जैसा पार्टनर अगर कोई रॉन्गफुल ओमिशन या एक्ट करता है जब वो पार्टनर है या विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। 27 कहता है कि अगर स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर पार्टनर कुछ मिस सप्लाई भी करता है पैसा, तो इसके लिए भी फर्म ही जिम्मेवार होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे ए और बी दोनों की लाइबिलिटी रहने वाली है। अब देखो पार्टनर्स अथॉरिटी टू बाइंड इज एक्ट्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ फर्म आप करो। फिर पार्टनर्स लायबल रहता है मिसकंडक्ट अगर वो देखो इन यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आंसर में बराबर लिखा है इसने। अब प्रेजेंटेशन का तरीका देखो यार क्या जबरदस्त है, कुल्ला कुल्ला लिखा है मस्त आराम आराम से लेट लेट के। फिर स्लीपिंग पार्टनर इज अ पार्टनर जो पार्ट कंडक्ट नहीं करता इसके अंदर, ठीक है सर। अब यहाँ पे अब आधी अधूरी चीजें लिखा है तो पूरे नंबर तो मिलने नहीं वाले हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में सीधी सी बात है कि यहाँ पे लाइबिलिटी अवॉइड की जा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती है। तो 3 में से 2 नंबर दिए, अच्छा नंबर दिया, मेरे को लगता है एक ही मिलना चाहिए था, पूरे पॉइंट्स नहीं लिखे हैं इसके अंदर, तो एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे दे दिया, वो सेट ऑफ हो गया चीजें, ठीक है। आओ सर अगला देखो यहाँ पे क्या, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आधे बच्चे आधे क्या आज भी देश के कुछ बच्चे को लगता है कि ये सॉल्यूशन ही गलत है करके, है ना। आओ चलो आओ देखो क्या लिख के रखा है यहाँ पे। XYZ इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, और इसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर दे के रखा है कि XYZ जो कंपनी है ना, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 20% स्टेक है, LIC का 8% स्टेक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का 10%, राजस्थान का 10%, 15% ABC लिमिटेड का जो गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है ना। तो ABC लिमिटेड आप ऐसा समझो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो बोला गया है कि XYZ यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी बनेंगी क्या? तो इसका आंसर है नहीं बनती है करके। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में कई बार माथा ठोक ठोक के बतायो, इनफैक्ट रेगुलर छोड़ो यार, स्पेशल 26 का जो मेरा रिवीजन वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, है ना, जो रिवीजन वीडियोस है CA फाउंडेशन वालों के लिए पूरी सीरीज, उसमें भी मैंने बाकायदा इस केस को डिस्कस किया था कि ऐसा सवाल पूछ सकते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए। और देखो वो सवाल आया बेटा यहाँ पे, और वो क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें आती है, ध्यान रखना इसमें 2 ही बातें आती है। एक तो जब किसी कंपनी के अंदर 51% स्टेक CG SG या पार्टली बाय CG पार्टली बाय स्टेट का होता है, या और अगर मैं बात करूं आपके साथ, और मतलब एक दूसरा तरीका है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बनती है कोई कंपनी, तो इसको डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है। बराबर, ये 2 अलग अलग केसेस है, आप इसको मर्ज नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का मिला के 50% से 51% हो रहा है क्या? नहीं सर 40 ही हो रहा है, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं बन रही, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, यही इसका आंसर है। आओ इंस्टीट्यूट ने क्या सजेस्टेड दिया है देखो सर, गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन क्या देखो इस, अब देखो यहां पे लिखा है एंड इंक्लूड्स कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बेटा ये अलग है, लोग इसको है ना थर्ड पॉइंट के साथ मर्ज कर देते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती है, क्योंकि मॉड्यूल में इन्होंने तीसरे पॉइंट में मर्ज करके बताया। बट अगर मैं एक
जैसे मैं एजुकेटर हूं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बेयर एक्ट को पढ़ूंगा और उसके बाद ही पढ़ाऊंगा ना आपको। तो मुझे तो ये नॉर्मल समझ में आता है कि भाई ये चीज एंड इंक्लूड्स कॉमा के बाद आ रही है, तो ये अलग से है। आप समझ रहे हैं क्या? इसको नॉर्मल एनालिसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जब आप इंटर में आओगे और आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज वगैरह पर होंगे तो उसमें आता है इंक्लूड्स एंड इंक्लूड्स में फिर क्या क्या होती है करके चीजें। ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है स्टैट्यू का, कि ये अलग से डिफाइन किया गया है करके, जो सेक्शन के अंदर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखो इन्होंने भी वही किया, 40% गवर्नमेंट का है और होल्डिंग तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता करके, क्योंकि 15% ही है, और या 8 और इसको मिलाऊंगा तो भी 23 ही हो रहा है 51% का। तो देखो इन्होंने वही बोला कि गवर्नमेंट कंपनी है क्या? नहीं सर, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अब ये बच्चे को तो मैंने रेगुलर क्लास में पढ़ाया हूं, है ना, मैंने रिवीजन भी इसने देखा है मेरा, तो इसको वो चीज पता थी। तो देखो गवर्नमेंट, इसका प्रोविजन लिखा पूरा, एंड दिस सेक्शन देखो बराबर अलग से डाला, कंक्लूजन लिखा कि ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं और सब्सिडरी भी नहीं है। तो देखो 4 नंबर इसको बराबर से मिले। समझे क्या आप बात को, है ना? यस सर। तो छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना होता है जब अपन लोग पढ़ते हैं। जैसे इस बार का मैंने एक एनालिसिस भी करवाया था अभी। आज ये मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स में मेरा यूनिट 9 का चैप्टर डिस्कस हुआ था। तो मैंने उसके अंदर एक बताया भी था कि एजेंट की अगर डेथ होती है तो कौन से केस में कैसा क्वेश्चन ट्रिकी वाला बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा रिविजन्स के अंदर। बस आपको एक ही चीज है, आपको अलर्ट रहना है उसके अंदर। बाकी पूरी केसेस, क्वेश्चंस वगैरह, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं यूट्यूब पे डिस्कस किया हुआ आपके साथ। बस यू हैव टू सर्च इट कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बाय इंद्रेश गांधी, आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप स्पेशल 26 5.0 देखेंगे, आपको रिविजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैं एक काम करूंगा, इस वीडियो के नीचे आपके लिए फ्री जो रिवीजन सेशन है मेरे, वो अपलोड कर दूंगा, मतलब उसकी लिंक आपको दे दूंगा। और दूसरा उसके साथ साथ मैं आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसकी भी वो जो प्लेलिस्ट है वो भी नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप देख लेना। और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप सो अब आपको चीजें समझ में आ रही है। बाद में मैं इस वीडियो का कंक्लूजन भी दे दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। चलो अब देखो, MNN होल्डिंग 70 and 30% ऑफ शेयर इन द कंपनी बोथ डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो लीगल इफेक्ट क्या होगा? और कुछ नहीं, परपेचुअल सक्सेशन होता है बेटा मेरे हिसाब से। ये देखो वही लिखा है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी गोज ऑन। तो ऐसे केस के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिफिशियल जो उसकी लीगल हेयर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ये भी वही लिखे होंगे यहाँ पे कि हेयर्स वगैरह को ट्रांसफर यहाँ पे होने वाला है। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में पॉइंट्स लिखा, और बस यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स लेना है। 3 में से 2 नंबर इनको मिल गए, क्योंकि पूरे पॉइंट परपेचुअल सक्सेशन के शायद कवर नहीं किए होंगे, ठीक है। बाकी आंसर तो सही इसके अंदर आने वाला है। तो देखो मैं आपको कुछ कंक्लूजन देना चाहता हूँ इस हमारे वीडियो के अंतर्गत। अब पूरा पेपर डिस्कस करके एकदम भाई ऐसा मतलब नहीं आएगा, है ना। तो अपने की टेक अवेज क्या होने चाहिए? सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की है क्या? इन्होंने फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश आंसर, फ्रेश पेज रखा है। फ्रेश आंसर, फ्रेश पेज, या अगर मेजोरिटी ऑफ पेज बचा हुआ है तो ठीक है, फिर आप सेम पेज में कंटिन्यू करना, ठीक है ना। दूसरा, आंसर आपका क्या होना चाहिए? आंसर आपका पॉइंट वाइज होना चाहिए। तीसरा, अप टू दी पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। क्या कहा मैंने? बोलो, अप टू दी पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। चौथा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, चौथा यहाँ पे इनका है कि हमेशा खुला खुला लिखो। ऐसा लिखता हूं मैं, खुला खुला लिखो, है ना, खुला खुला लिखो, ठीक है। मतलब प्रॉपर स्पेशियस लिखो, इसका होगा स्पेशियस आंसर्स को लिखो करके, ठीक है। ओके सर। पांचवा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, फ्रेश आंसर हुआ, ये हुआ। फिर हाँ, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एंड कंक्लूजन को। अंडरलाइन करना है, पेन से ही अंडरलाइन करना है। फालतू सवाल मत पूछना, सर हाईलाइट करा तो चलता क्या, पेंसिल लू क्या? चुपचाप पेन से अंडरलाइन करने का बेटा, जिससे लिख रहा है तू, ठीक है ना। तो अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट, बोलो जल्दी से, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या कंक्लूजन को आपने अंडरलाइन करना है। सिक्स्थ वाली बात, सेक्शन नहीं लिखा तो भी चलता है ना। सेक्शन नॉट रिटन वर्क्स, कोई दिक्कत की बात है क्या इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके की टेक अवेज होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा अच्छे अच्छे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको मजा आएगा कभी भी आंसर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए बेटा जी, आज के लिए करूंगा केवल और केवल इतना। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े तो फटाफट फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए।
और आप बाकी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वगैरह चीज़ें होती है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल मिल जाता है, ठीक है? चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वन्स अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।